प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सर्दी उस साल कुछ ज्यादा ही कड़वी उतर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी किसी गम में डूबी हो। गांव की गलियों में रात की सफेद धुंध अब भी मंडरा रही थी और हर घर की छत से धुएं की पतली पतली लकीरें उठ रही थीं। लोग अपने दरवाजे कसकर बंद किए हुए थे ताकि ठंड की सुइयां घर के अंदर न घुस जाएं। गांव की औरतें चूल्हों के पास बैठी लकड़ियों में फूंक मार रही थीं। बच्चे कंबलों में दुबके हुए थे और बूढ़े अपने कानों को गमछे से ढके बैठे थे। हर तरफ एक ही बात, आज की ठंड तो हड्डी तोड़ देगी भाई। लेकिन इसी सन्नाटे और सिकुड़न के बीच एक घर था जहां कोई दरवाजा ही नहीं था। उस टूटी चौखट पर बस एक पुराना फट्टा टेढ़ा लटका था जो हवा के साथ चरा चरा करता रहता। बाकी घरों की तरह उसमें कोई ताला, कोई कुंडी, कोई पर्दा भी नहीं था। फिर भी हर सुबह उसी घर से चूल्हे की हल्की सी गर्म राख उड़ती दिखाई देती, जैसे कोई रात को वहां आग जलाकर गया हो। जैसे कोई इंसान नहीं, आई आदत वहां जिंदा हो। गांव के लोग उस घर को देखकर हैरान तो होते थे पर रुकते नहीं, क्योंकि सब जानते थे उस घर में कोई इंसान नहीं रहता, बस एक कुत्ता रहता था। नाम था कालू। काला, मजबूत, पर आंखों में एक अजीब सी उदासी। वो हर दिन उस टूटी चौखट पर बैठा रहता जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। ठंड कितनी भी बढ़ जाए, बारिश हो जाए, आंधी क्यों ना आ जाए, कालू कभी उस चौखट को नहीं छोड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये कुत्ता पागल है, घर ही कबाड़, दरवाजा गायब, इसमें बैठा किसका इंतजार करता है। पर कुछ बातें कुत्तों में ऐसी होती हैं जिनका जवाब इंसानों के पास नहीं होता। बाकी कुत्तों से अलग कालू कोई शरारत नहीं करता था। वो गलियों में भागता नहीं, बच्चों पर भौंकता नहीं, न किसी के पीछे दौड़ता। बस हर सुबह वो खेतों की तरफ जाता, कहीं से सूखी लकड़ियां अपने मुंह में उठाकर लाता और उस टूटी हुई झोपड़ी के पास जमा देता। कभी किसी ने ये तक देखा, पुराने फूटे मटके में कुएं से पानी भरकर लाता है। गांव के बच्चे पहले तो हंसे थे, अरे ये कुत्ता पागल हो गया है। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डराने की कोशिश की, पर कालू ने कभी पलटकर नहीं काटा, न गरजा न हमला किया। वो बस अपने काम में लगा रहा, चुपचाप, जैसे किसी का बोझ उठा रहा हो। एक सुबह जब धुंध थोड़ी हट रही थी, दो बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर उस घर की तरफ इशारा करते हुए बोले, तूने देखा? अरे वो लकड़ियां उसने ही ढोई हैं। अंदर कौन रहता होगा? चल ना, चल कर देखते हैं। जैसे ही वो दोनों लड़के वहां बढ़े, कालू चौखट पर खड़ा हो गया। उसका शरीर तन गया, पूंछ नीचे हो गई और गहरी आवाज में भौंकने लगा, घूर, गूफ, गूफ। बच्चे डरकर तुरंत पीछे हट गए। दूर जाके रुककर बोले, ये अंदर किसी को आने ही नहीं देता। क्या राज है इस घर में? क्यों नहीं चाहता कि कोई अंदर जाए? उनकी बातों का जवाब शायद कालू की आंखों में था। डर नहीं, वफादारी का डर। पर बच्चे क्या समझते, उनके लिए बस एक रहस्यमय घर था जिसका दरवाजा नहीं था और एक कुत्ता जो उसे किसी किले की तरह बचा रहा था। धीरे धीरे गांव में इस घर की चर्चा बढ़ने लगी, खास तौर पर सर्दियों में, जब बाकी घरों के दरवाजे बंद होते और यहाँ का दरवाजा टूटा होने के बाद भी चूल्हे की राख रोज ताजा दिखती। एक दिन खेत से लौटते हुए बूढ़े मोहन काका ने कालू को उस चौखट पर बैठे देखा। काका रुके, थोड़ा आगे बढ़े और धीरे से बोले, आज भी कोई अंदर आने नहीं देगा? हाँ? कालू ने बस एक धीमी आवाज निकाली, जैसे ना कहना चाहता हो। काका थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर भारी सांस लेकर बोले, बड़ा ही वफादार है तू। तेरे जैसा आजकल इंसान भी नहीं बचा। उस पल गांव वालों के मन में पहली बार कालू को लेकर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट पैदा हुई। लेकिन फिर भी एक सवाल सबके मन में अटका रहता, इस घर का दरवाजा टूटा क्यों है? कौन रहता था यहाँ? और कालू कौन सी ड्यूटी निभा रहा है जो वो रात दिन चौखट से हटता नहीं? इन सवालों का जवाब उस दिन मिला जब मोहन काका ने पहली बार गांव वालों को उस घर की असली कहानी सुनाई। और वहीं से शुरू होती है इस घर की सबसे बड़ी राज की पड़ी। गांव में उस टूटी चौखट वाले घर को लेकर जितनी फुसफुसाहटें थीं,
उतने ही सवाल भी थे। लोग दूर से देखकर अंदाजा लगाते कभी यहाँ कोई बुजुर्ग रहता था, पर सच किसी को नहीं पता था। उस दोपहर जब कोहरे में थोड़ी धूप निकली, मोहन काका अपनी लाठी टेढ़ी पकड़े उसी घर की तरफ धीरे धीरे चलते गए। पीछे 3-4 बच्चे भी चुपचाप उनके साथ हो लिए। सबके चेहरों पर वही सवाल कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो दरवाजा होने के बाद भी कभी लगाया नहीं गया। चौखट के पास पहुंचते ही कालू उठ गया। पहले तो वो भौंका, पर जैसे ही उसने काका की आवाज सुनी, शांत होकर वापस बैठ गया। काका जमीन पर बैठ गए, मिट्टी उठाकर हथेलियों में मलते हुए बोले, ये घर रामनाथ का था, गांव का सबसे मेहनती और सबसे अकेला आदमी। बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पूछा, अकेला क्यों काका? काका की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं था, उसके पास बस एक साथी था, ये कालू। इसकी वफादारी ही उसका परिवार थी। उसकी आखिरी गर्मी, आखिरी बारिश, आखिरी सर्दी सब इसी कुत्ते की गोद में बीती। बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ गई। काका ने आगे बताया, सालों पहले की बात है। एक कड़क सर्दी की शाम रामनाथ खेत से घर लौट रहा था। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। रास्ते में उसे मिट्टी में लिपटा एक छोटा सा काला पिल्ला मिला। ठंड से कांप रहा था, जैसे बस आखिरी सांसें बची हो। रामनाथ उसे घर ले आया, चूल्हे के पास सुलाया, गरम दूध पिलाया और बोला, आज से तू मेरे साथ है बेटा। उसी रात से दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। गांव वाले रामनाथ को समझ नहीं पाते थे। कम बोलने वाला, किसी से झगड़ा नहीं, ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद। पर कालू के साथ उसका रिश्ता गांव में मिसाल बन गया। चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, कालू हमेशा उसके पीछे चलता। खेत में बोवाई हो, टटाई हो, पानी भरना हो, बूढ़े को कहीं अकेला नहीं छोड़ता था। बच्चे पहली बार इतने ध्यान से किसी की कहानी सुन रहे थे। काका बोले, फिर एक सर्दी आई जिसने रामनाथ की पूरी ताकत छीन ली। उसे तेज बुखार रहने लगा, फिर भी वो शिकायत नहीं करता। गांव की औरतें दवा देने आती, वो मुस्कुराकर कहता, मेरी दवा तो यही है। और कालू उसके पैरों पर बैठकर उसकी हर करवट पर नजर रखता। दिन बीतते गए, बुखार बढ़ता गया, रातें लंबी होती गई। एक रात रामनाथ को सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। चूल्हा बुझने लगा था, पर रामनाथ उठ नहीं पा रहा था। उसने कांपते हाथ से कालू के सिर को सहलाया और धीमी आवाज में बोला, बेटा किसी को बुला ला। बस इतना सुनकर कालू बाहर भाग गया। बाहर इतनी ठंड थी कि दरवाजों के ऊपर सफेद परत जम गई थी। गांव में हर घर बंद था, हर आदमी रजाई में दुबका था। कालू एक एक घर के बाहर भौंकता, दरवाजे खुरचता, कभी रोता, कभी किसी के पांव पकड़ने की कोशिश करता, मगर गांव वाले समझ ही नहीं पाए। किसी ने कहा, कुत्ता आधी रात को क्यों चिल्ला रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? किसी ने कहा, दरवाजा मत खोलना, और सब चुप हो गए। कैक नहीं समझ पाया कि कालू अपनी जान नहीं, अपने मालिक की जान मांग रहा था। जब सूरज की पहली किरण निकली, लोग दरवाजे खोलने लगे। चौखट के पास बैठे कालू की आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात रोता रहा हो। मोहन काका जैसे ही भीतर गए, वो ठिठक कर रह गए। रामनाथ चूल्हे के पास लेटा था, चेहरा शांत था, जैसे वो थक कर सो गया हो, पर शरीर ठंडा था। उसकी आखिरी रात उसी बुझती राख के पास गुजरी थी, जो उसे गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। कालू धीरे धीरे उसके पास गया, सिर उसके सीने पर रखा और चुपचाप बैठ गया। न भौंका, न हिला, बस बैठा रहा। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार समझा कि वफादारी क्या होती है। काका ने बच्चों की तरफ देखा और बोले, उस दिन से कालू ने इस घर में दरवाजा नहीं लगने दिया। शायद उसे लगता है कि मालिक अभी भी अंदर से आवाज देगा। बच्चों के होंठ सूख गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि किसी का घर टूटा हो या पूरा, उसके अंदर कितनी कहानियां दबकर बैठी हो सकती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। काका ने आखिर में फुसफुसाते हुए कहा, रामनाथ मरने से पहले एक बात कह गया था, और उसी बात ने कालू की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये उस दोपहर जब मोहन काका कालू और रामनाथ की पुरानी कहानी सुनाकर उठने लगे। बच्चों के चेहरे बदल चुके थे। पहले जहां वो उस घर को देखकर हंसा करते थे, अब वहां एक अजीब सी खामोशी बैठ गई थी, जैसे किसी ने अचानक उनके बचपन की शरारतों के बीच एक गहरी सच्ची बात डाल दी हो। काका उठे ही थे कि पीछे से छोटा गोपी उनके कुर्ते को पकड़कर बोला, काका, रामनाथ आखिरी में क्या कह गया था, आपने बताया ही नहीं। काका पलटकर चौखट की तरफ देखने लगे। कालू अब भी वहां बैठा था, वही जगह, वही मुद्रा, वही निगाहें, जैसे वो खुद भी उस सवाल का जवाब सुनना चाहता हो। काका ने लंबी सांस ली और वापस वही बैठ गए। बच्चे जल्दी से उनके सामने गोल घेरा बनाकर बैठ गए। ठंडी हवा के झोंके आते तो सब थोड़ा सिकुड़ जाते,
लेकिन आज किसी को जाने की जल्दी नहीं थी। काका ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस रात जब रामनाथ की सांसें धीमी हो रही थीं, उसकी आखिरी ताकत बस इतनी थी कि कालू के सिर पर हाथ रख सके। काका बोलते गए, बच्चे हर शब्द महसूस करते गए। रामनाथ की हालत खराब थी, आंखें आधी खुली थीं और उसका गला सूख कर पत्थर जैसा हो गया था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कालू की ओर देखा। कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो इस घर को अकेला मत छोड़ना। कोई भूखा आए तो उसे अंदर ले आना। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सबका है जिनके पास कुछ नहीं है। काका ने रुककर बच्चों की ओर देखा। सबकी आंखें फैल गई थी। तो वो ये कहकर गया था कि गोपी ने धीमी आवाज में पूछा। काका बोले, हाँ, रामनाथ ने कहा था जब तक लोगों के दिल बंद है इस घर का दरवाजा खुला रहेगा। जैसे ही ये बात खत्म हुई, चौखट के पास बैठा कालू धीरे से एक लंबी कुनमुनाहट करता हुआ लेट गया, जैसे वो याद कर रहा हो कि उसके मालिक ने मरने से पहले क्या जिम्मेदारी सौंपी थी। बच्चों के मन में एक अजीब सी टीस जाग उठी। उन्हें समझ आ गया कि क्यों कालू इस टूटी चौखट को किसी से ठीक नहीं होने देता, क्यों वो किसी को अंदर नहीं जाने देता, क्यों वो हर सुबह राख को खुरच कर चूल्हे की निशानियां संभालता है। ये सब उसकी जिद नहीं, उसकी वफादारी थी, उस वसीयत की वफादारी जो रामनाथ ने उससे कही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। काका आगे बोले, रामनाथ के जाने के बाद कालू कई दिनों तक खाना नहीं खाता था। लोग रोटी रखते, दूध रखते, वो बस सूख कर छोड़ देता। काका की आंखें भर आईं। फिर एक दिन कड़क ठंड में एक मुसाफिर रास्ता भटक कर इस घर के सामने आया था। बच्चों ने कान खड़े कर लिए। काका आगे बोले, वो आदमी भूख से बेहाल था, उसके हाथ पैर नीले पड़ चुके थे। उसने आवाज दी, कोई है? घर तो खाली था। अगर कोई इंसान होता तो शायद दरवाजा बंद होता और मुसाफिर लौट जाता। लेकिन कालू उठकर उसके सामने आया, पहले उसे सूंघा, फिर धीरे से उसकी पैंट पकड़कर उसे अंदर ले गया। बच्चे चौंक गए। सच में काका? काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। और उसने चूल्हे की राख हटाकर आग जलाने की कोशिश की, कंबल खींचकर उस आदमी के ऊपर डाला, रात भर उसके पास बैठा रहा। बच्चों के दिल धड़कते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक कुत्ता इंसानों की कमी भी पूरी कर सकता है। काका बोले, सुबह उस मुसाफिर ने गांव वालों को बताया कि अगर कालू ना होता तो वो रात भर में मर गया होता। पूरे गांव को पहली बार समझ आया कि ये सिर्फ रामनाथ का कुत्ता नहीं, उसकी छोड़ी हुई जिम्मेदारी का रखवाला है। अब बच्चों की आंखों में डर की जगह सम्मान था। लेकिन कहानी अभी और गहरी थी। काका ने आखिरी में कहा, पर एक बात अभी तक कोई नहीं जानता बेटा, रामनाथ ने अपनी आखिरी रात में कालू को सिर्फ घर नहीं सौंपा था, कुछ और भी कहा था। बच्चों की सांस अटक गई। ठंडी हवा भी रुककर सुनने लगती अगर कान होते। क्या कहा था काका? सभी ने एक साथ पूछा। काका उठते हुए धीरे से बोले, वो मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि वो बात सिर्फ कालू नहीं निभा रहा, गांव की किस्मत भी उसी से जुड़ी है। कालू ने जैसे उनकी बात समझ ली, उसने चौखट पर अपने पंजे फैलाकर शांत आंखों से काका को देखा। बच्चों ने धीरे से उस टूटी चौखट को छुआ। पहली बार डर नहीं लगा, बस लगा कि यह घर सच में किसी के जाने का नहीं, किसी के आने का इंतजार कर रहा है। उस शाम काका घर चले गए, लेकिन बच्चों के मन में सवालों का तूफान था। सबको एक ही बात खा रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो रामनाथ ने अपनी आखिरी रात कही थी, जिसे सुनकर काका तक कांप जाते थे। गोपी, मंजीत, पत्तू और छुटकी, ये चारों बच्चे उस घर से हटने को तैयार ही नहीं थे। चौखट पर बैठा कालू उन्हें शांति से देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब बच्चे उसके करीब आ गए हैं। ठंड इतनी थी कि सबके हाथ नीले पड़ रहे थे, मगर जिज्ञासा किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी। अचानक गोपी बोला, चलो काका से पूछ ही लेते हैं। मगर छुटकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, काका ने कहा है अगली बार बताएंगे, आज नहीं बताएंगे तो मतलब कुछ बड़ा ही होगा। मंजीत धीरे से बोला, मुझे लगता है रामनाथ ने कालू को घर के अंदर किसी चीज की रखवाली के लिए कहा होगा, तभी तो ये अंदर किसी को नहीं जाने देता। सबकी आंखें एक साथ कालू की तरफ घूम गईं। कालू उठकर अंदर गया और वापस चौखट पर बैठ गया। ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो, जो भी है इस दहलीज के अंदर है। बच्चों की सांसें तेज हो गई। उन्होंने चौखट के अंधेरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर धुंधलों में बस एक पुरानी मटमैली चारपाई और टूटी टोकरियां दिखाई जाती थी, कुछ भी खास नहीं। फिर छुटकी ने धीरे से कहा, अगर अंदर कुछ छिपा होता तो हमसे भी तो छुपता। शायद वो बात किसी इंसान से जुड़ी है, घन से नहीं। इतना सरल जवाब किसी ने सोचा नहीं था। सबको उम्मीद थी कि अंदर कोई खजाना, कोई राज, कोई कागज, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन छुटकी की बात सुनकर सब चुप हो गए।
शाम ढल रही थी। कड़क हवा में पत्ते उड़ रहे थे। दूर कहीं किसी के चूल्हे की महक आ रही थी, पर इस घर के सामने जैसे दुनिया ही रुक गई थी। उसी समय मोहन काका वापस आते दिखे। बच्चे दौड़कर उनकी तरफ गए। काका, आप बताओ ना, वो आखिरी बात क्या थी? काका हंसे नहीं। पहली बार उनके चेहरे पर गंभीरता और थोड़ी झिझक दिखाई दी। उन्होंने कालू की तरफ देखा। कालू तुरंत उनकी पैरों के पास आकर बैठ गया। काका ने धीरे से बोले, ये बात आसान नहीं है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ रामनाथ की आखिरी इच्छा नहीं, उसके पूरे जीवन का बोझ था। काका बैठ गए। बच्चे उनके बिल्कुल पास आकर बैठ गए। पूरा माहौल एक कहानी की तरह शांत हो चुका था। काका ने शुरुआत की, रामनाथ एक बात हमेशा छुपा कर रखता था, किसी को नहीं बताया, ना गांव वालों को, ना सरपंच को, यहां तक कि मुझसे भी नहीं। इसकी आखिरी रात, जब उसे पता था कि वो सुबह नहीं देख पाएगा, तभी उसने पहली बार वह राज बताया। सबकी सांसें थम गई। काका बोले, उसने कहा, काका, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास परिवार था, एक बेटा था। बच्चे सन्न रह गए। चारों ने एक दूसरे को देखा। बेटा? तो फिर वो कहाँ है? काका की आवाज धीमी और भारी हो गई। वो कहता था, उसका बेटा शहर चला गया था नौकरी के लिए। पहले चिट्ठियां आती थी, फिर बंद हो गई। रामनाथ ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, पर उसका दिल टूट गया था। बच्चों के चेहरे पर दुख की छाया फैल गई। काका ने आगे कहा, वो बोला, मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा कभी वापस आए तो इस घर का दरवाजा बंद मत करना। उसे लगे कि उसका बाप अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। और इतना कहते हुए काका की आंखें लाल हो गई। बच्चों के दिल पर जैसे किसी ने ठंडी चोट मार दी हो। पूरे गांव में पहली बार किसी को यह बात पता चली कि दरवाजा इसलिए टूटा था क्योंकि एक बाप अपने भटके हुए बेटे के लिए बहुत सालों से इंतजार करता रहा था। काका धीरे से बोले, रामनाथ ने कालू के सिर पर हाथ रखकर कहा था, अगर मेरा बेटा लौट आए तो उसे अंदर आने देना, उसे लगना चाहिए कि मैं घर में ही हूं। बच्चों की आंखों से सर्द हवा में भी गलती से आंसू निकल आए। शायद उन्हें पहली बार समझ आया कि कौन सी बात एक कुत्ते को पूरी उम्र एक टूटी चौखट की रखवाली करा सकती है। काका ने अंत में कहा, यह घर खाली नहीं है बेटा, इस घर में उम्मीद बसी है, और जब तक उम्मीद जिंदा है ये दरवाजा कभी नहीं लगेगा। कालू ने जैसे ये बात सुन ली, वो उठकर चौखट को सूंघता हुआ फिर बैठ गया। उसकी आंखों में वही इंतजार था, जैसे हर दिन वो सोचता हो, शायद आज मालिक का बेटा लौट आए। बच्चे चुप थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, और इस कहानी ने अभी अपनी असली दिशा दिखानी शुरू ही की थी। यह अगली सुबह गांव में ठंडी हवा पहले से भी ज्यादा तीखी थी। कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि 2 कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधला दिख रहा था। मगर बच्चों के लिए आज ठंड कोई मायने नहीं रखती थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, रामनाथ का बेटा। क्या वो सच में था? कहाँ गया? क्या कभी वापस आएगा? अगर लौट आए तो क्या उसे इस टूटी चौखट से बाप की खुशबू आएगी? ये सवाल जैसे उनकी नींद, खेल सब पर हावी हो चुके थे। सुबह होते ही चारों बच्चे फिर उसी घर के पास पहुंच गए। कालू चौखट पर बैठा था, अपनी ठंडी सांसों को पंजों में छिपाते हुए। जैसे हमेशा की तरह वही पहरा, वही इंतजार, वही चुप्पी। गोपी ने धीरे से कहा, काका ने जो बताया उससे लगता है कालू सिर्फ घर नहीं, किसी याद की रखवाली कर रहा है। मंजीत बोला, अगर उसका बेटा कभी आएगा भी तो इतना साल बाद पहचान कैसे करेगा घर को? छुटकी ने जवाब दिया, यही तो बात है, इस घर में दरवाजा होता तो शायद पहचान भी ना पाता। यही टूटी चौखट ही उसे याद दिला देगी कि बाप इंतजार करता रहा। सब चुप हो गए। उनकी उम्र छोटी थी, लेकिन मन में समझ बड़ी हो चुकी थी। तभी दूर से काका आते दिखे। बच्चे भागकर उनके पास पहुंचे। काका, क्या रामनाथ का बेटा सच में वापस आएगा? काका मुस्कुराए नहीं, उन्होंने अपने कंधे से शॉल ठीक की और बोले, बेटा, किसी का वापस आना मुश्किल नहीं होता अगर उसे लौटने की वजह मिल जाए। गोपी ने पूछा, वजह? कैसी वजह? काका ने चौखट की तरफ देखा। यही घर उसकी वजह है और कालू उसका पहरेदार। ये दोनों ही उस बेटे को वापस ला सकते हैं। बच्चों की आंखें और खुल गईं। काका बैठ गए। उन्होंने मिट्टी पर उंगली से एक गोल रेखा बनाई। रामनाथ के बेटे की कहानी इतनी आसान नहीं है, यूं ही नहीं गया था। बच्चे सांस रोककर सुनने लगे। काका बोले, रामनाथ का बेटा जिसका नाम मोहन था, बचपन से ही शहर जाने का सपना देखता था। गांव की गरीबी, खेतों का संघर्ष, ठंडी रातें, बारिश में गीली फूस, सब कुछ उसे बोझ लगने लगा था। छुटकी ने पूछा, तो क्या वो अपने बाप को पसंद नहीं करता था? काका बोले, नहीं बेटा, वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था, बस चाहता था कि बाप को मेहनत ना करनी पड़े। सोचता था शहर जाकर कमाएगा,
बात को आराम देगा, खाना दवा सब कुछ देगा। गोपी ने धीमे से कहा, फिर वापस क्यों नहीं आया? काका की आवाज भारी हो गई। कभी कभी रास्ते इतने आसान नहीं होते। मोहन शहर गया, पहले कुछ चिट्ठियां आई, काम मिल गया है, पैसा बचा रहा हूं, पर बाद में एक भी चिट्ठी नहीं आई। मंजीत पूछ बैठा, क्या वो खो गया था काका? काका ने सिर हिलाया, शायद जीवन की भागदौड़ में खो गया होगा। यह भी हो सकता है कि उसकी हालत बिगड़ गई हो, या वह शर्म से वापस आने की हिम्मत ना जुटा पाया हो, क्योंकि बाप की उम्मीदें इंसान को सबसे ज्यादा डराती हैं। चारों बच्चे एकदम चुप हो गए। कालू भी चुप था, लेकिन उसके कान खड़े थे, जैसे वो भी हर शब्द समझ रहा हो। काका आगे बोले, रामनाथ हर साल उसकी राह देखता था, बरामदे में एक धुंधला सा दिया जलाता और कहता, जब मेरा मोहन लौटेगा उसे यह रोशनी दिखाई देगी। छुटकी ने अपनी आंखें पोंछी। काका, उस रात कालू मदद लेने गया था। अगर मोहन होता तो वो भी मदद करता। काका ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, कालू उस रात अपने मालिक की नहीं, उस बेटे की जिम्मेदारी भी उठाने निकला था, जिसे लौटना था, पर वो लौटा नहीं। एक पल को हवा बिल्कुल शांत हो गई, जैसे गांव भी इस कहानी को सुन रहा हो। फिर काका ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। रामनाथ ने मरने से पहले कालू को सिर्फ बेटा नहीं सौंपा था, उसने एक काम सौंपा था जो आज तक अधूरा है। बच्चे उत्सुक हो गए। कौन सा काम काका, कौन सा? काका धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने चौखट पर हाथ रखकर कहा, रामनाथ ने कहा था, अगर मेरा मोहन कभी वापस आए तो उसे कहना मैं नाराज नहीं हूं। चौंकने की बारी अब बच्चों की थी। काका ने धीमी आवाज में कहा, मोहन को डर था कि बाप नाराज होगा। वो शर्म के बोझ से दब गया। रामनाथ चाहता था कि वो बेझिझक लौट आए, लेकिन वो बात मोहन तक कभी पहुंची नहीं। बच्चे जैसे पत्थर हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि टूटा दरवाजा सिर्फ बेटा बुलाने के लिए नहीं, बेटे का डर मिटाने के लिए खुला था। काका ने गहरी आवाज में आखिरी बात कही, कालू उसी बात की रखवाली कर रहा है, जैसे हर दिन कहता हो, लौट आ, तेरे बाप की नाराजगी नहीं, इंतजार बाकी है। बच्चों की आंखें भर आईं। अब उन्हें इस घर से डर नहीं लगता था। उन्हें अब डर लगता था कि कहीं वो बेटा कभी लौटे ही ना। और कहानी अब ऐसी दिशा में बढ़ने वाली थी जिससे पूरे गांव की किस्मत जुड़ी थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ये कहानी सिर्फ कालू की नहीं रहेगी, पूरे गांव की हो जाएगी। सर्दी हर दिन पिछले दिन से तेज हो रही थी। गांव की गलियों में अब धूप बिल्कुल जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी और लोग शाम होते ही दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। एक घर था जहां दरवाजा होना ही नहीं था, और उसी टूटी चौखट पर कालू अपनी टेढ़ी पीठ मोड़कर बैठा रहता, जैसे ठंड उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उस सुबह चारों बच्चे फिर वहां पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कालू बार बार उठकर घर के अंदर जाता, फिर जल्दी से बाहर लौट आता, कभी चौखट सूंघता, कभी आसमान की तरफ देखने लगता। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। छोटा गोपी बोला, आज कालू अजीब क्यों है? कहीं अंदर कुछ हुआ है क्या? मंजीत ने झांक कर देखा। अंदर वही पुराने बर्तन, वही धूल, वही टूटी चारपाई, पर एक चीज अलग थी। चूल्हे की पुरानी राख ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने रात में उसे छेड़ा हो। चुटकी बोली, क्या कोई आया था, या कालू खुद अंदर कुछ ढूंढ रहा था? बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसी समय मोहन काका दूर से आते दिखे। लाठी पर ज्यादा भार था, शायद ठंड से हड्डियां दुख रही थी। बच्चों ने तुरंत पूछा, काका लगता है कालू परेशान है, कुछ हुआ क्या? काका पास आकर चौखट पर हाथ रखकर बोले, हाँ बेटा, कुछ तो हुआ है। ये कुत्ता ऐसे यूं ही नहीं भागता फिरता। कालू काका के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई भारी चिंता उसके दिल में बैठ गई हो। काका जमीन पर बैठ गए और बोले, बच्चों, तुमने सुना होगा ना कि जानवर कई बार वो चीजें महसूस कर लेते हैं जो इंसान की समझ से बाहर होती हैं। बच्चों ने सिर हिलाया। काका बोले, कालू इसलिए बेचैन है क्योंकि हवा में कोई खबर है, कोई बदलाव आने वाला है, शायद कोई मिलने वाला है, या शायद कोई खतरा। गोपी डर गया। खतरा? किसे? काका ने धीरे से कहा, इस घर को, या शायद उस वादे को जो रामनाथ ने किया था। बच्चे पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। उनके लिए यह कहानी अब किसी फिल्म से कम नहीं थी। काका बोले, रामनाथ का बेटा मोहन कई साल पहले गया था, लेकिन तुम जानते हो, बेटा गया तो अकेला था, पर लौटेगा तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आएगा। मंजीत पूछ बैठा, क्या लेकर आएगा काका? काका बोले, या तो पछतावा या फिर कोई राज। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में ये बात बैठ गई कि शायद मोहन सच में लौटने वाला है। तभी अचानक सड़क के उस तरफ से बैलों की हल्की सी घंटी की आवाज आई। गांव में अचानक शोर सा फैल गया।
अरे आज कोई शहर से आ रहा है शायद। बच्चे दौड़ पड़े। काका ने भी लाठों उठाई और धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़े। कालू भी उनके पीछे पीछे भागा। गांव के मोड़ पर एक बैलगाड़ी आती हुई दिखी। चलाने वाला आदमी कहीं बाहर का नहीं, वो तो गांव का ही पुराना बैलगाड़ी वाला था। पर गाड़ी के पीछे कोई था जिसने सिर पर बड़ा सा कंबल ओढ़ रखा था। बच्चों की धड़कन तेज हो गई। मंजीत बोला, कहीं वो मोहन तो नहीं? बैलगाड़ी रुकते ही कंबल ओढ़े आदमी ने उतरकर चारों तरफ देखा। चेहरा धुंध में ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चलने में एक झिझक थी, जैसे वो जगह उसे जानी पहचानी हो पर फिर भी अजनबी लग रही हो। काका आगे बढ़े। बेटा कौन हो तुम? आदमी ने कंबल थोड़ा हटाया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें धसी हुई और ठंड से होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस गांव का ही हूं, बहुत साल पहले गया था, अब लौट कर आया हूं। काका की आंखें फैल गईं। बच्चों ने एक साथ सांस छोड़ दी, जैसे उनके दिल ने अचानक छलांग लगा दी हो। गोपी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये मोहन है क्या? काका ने सावधानी से पूछा, तुम्हारा नाम? उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मोहन। इतना सुनते ही कालू जैसे बिजली की तरह आगे भागा। वो मोहन के पैरों से लिपट गया, बार बार सूंघने लगा, पूंछ तेजी से हिलाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन एकदम स्थिर खड़ा था, उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोला, क्या ये वही कालू है? काका ने गहरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, ये वही है, और कई सालों से बस एक ही काम कर रहा है, तेरे लौटने का इंतजार। मोहन ने एक कदम पीछे हटा, फिर धीरे से बोला, मैं अंदर जा सकता हूं? काका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन याद रख, वो चौखट सिर्फ घर नहीं है, तेरे बाप की आखिरी सांसों का इंतजार है। मोहन वहां खड़ा कांप रहा था। बच्चों की आंखें मोहन पर टिक गईं। कालू चौखट की तरफ भाग चुका था, जैसे कह रहा हो, चल, तेरे लिए ही तो इतने साल से दरवाजा खुला रखा है। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सर्दी सबसे ज्यादा चुभने लगी थी और दिल सबसे ज्यादा पिघलने वाला था। मोहन उस टूटी चौखट के सामने आकर रुक गया, जैसे कोई लंबे सफर के बाद अपने घर तक तो पहुंच जाए, लेकिन अंदर कदम रखने की हिम्मत ना कर पाए। चौखट की मिट्टी उसे पहचान रही थी, पर मोहन खुद को नहीं पहचान पा रहा था। सालों की दूरी, चिट्ठियों का बंद हो जाना, अपनी जिंदगी में फंस जाना, इन सब ने उसके दिल पर ऐसा बोझ डाल दिया था कि अब अपने ही घर में प्रवेश करना उसे अपराध जैसा लग रहा था। कालू उसके पैरों के पास चक्कर काट रहा था। कभी उसके पैर सूंघता, कभी हल्की हल्की आवाज निकालता, जैसे कह रहा हो, डर मत, तेरा घर है ये। काका ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मोहन, तेरी यही गलती तुझे सालों से रोककर बैठाई थी। तुझे लगा था तेरे बाप ने तुझे माफ नहीं किया, पर तू गलत था बेटा, बहुत गलत। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने चौखट पर हाथ रखा। मिट्टी उसके उंगलियों में चिपक गई, जैसे बाप का हाथ उसके हाथ पर रख गया हो। धीरे धीरे उसने अंदर कदम रखा। छोटा था, धूल से भरा, चूल्हे की पुरानी राख जमा थी, दीवारों पर काई उगाई थी, चारपाई पर सिर्फ बिखरे तिनके पड़े थे। लेकिन मोहन के लिए ये कोई टूटे हुए सामान नहीं थे। यहां हर चीज उसे अपने पिता की सांसों की महक दे रही थी। मोहन अंदर जाते ही जैसे खो गया। उसने दीवार छुई, चूल्हे की मिट्टी हथेलियों में ली और अचानक उसके घुटने जमीन पर झुक गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं देर से आया बाबा, बहुत देर से। आप इंतजार करते रहे और मैं बस दूर भागता रहा। बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। वे इतने शांत थे कि लगता था जैसे वक्त भी रुक गया हो। काका भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये मोहन और इस घर के बीच की बातचीत थी जिसमें किसी इंसान का दखल देना सही नहीं था। मोहन ने अपनी आंखें पोंछी और चारों तरफ देखने लगा। काका, क्या मेरे बाबा आखिरी दिनों में मुझे ढूंढते थे? काका धीरे से बोले, हर रोज बेटा, हर रोज। वो बरामदे में दिया जलाकर बैठते, कहते आज मोहन आएगा, और जब अंधेरा घिर जाता तो कहते कल सुबह आएगा। ये सिलसिला तब तक चला जब तक उनकी सांसें चली। मोहन फिर रो पड़ा। उसका कलेजा जैसे फट रहा था। उसी समय कालू चारपाई के पास गया और अपने पंजे से मिट्टी खुरचने लगा। बच्चों ने देखा कि वहां काई के नीचे एक छोटा सा वुडन बॉक्स दबा हुआ था, जैसे वो कई सालों से छुपा हो और सिर्फ कालू को पता हो कि कहाँ है। चुटकी ने धीरे से कहा, काका, लगता है कालू कुछ दिखाना चाहता है। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और काई हटाकर उस छोटे डिब्बे को उठाया। हाथ कांप रहे थे। डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी, पीला कागज, किनारे टूटे हुए,
सालों की नमी से मुड़ा हुआ। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है काका? काका बोले, तेरे बाप की आखिरी चिट्ठी। मोहन के हाथ से डिब्बा लगभग गिर ही गया। उसने चिट्ठी को ऐसे उठाया जैसे किसी ने उसे जिंदा दिल दिया हो। उसने कागज खोला। अक्षर थोड़े धुंधले थे, लेकिन पढ़े जा सकते थे। चिट्ठी में लिखा था, मोहन बेटा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। पर तू ये जान ले, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं था। तू दुनिया देखना चाहता था, मैंने तुझे रोका नहीं। बस डरता था कि कहीं जिंदगी की लड़ाइयों में तू खुद को खो ना दे। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, सिवाय एक बात के, लौट आना बेटा, देर से सही, थका हुआ सही, पर लौटना जरूर। ये घर तेरे नाम ही है और कालू तेरी राह देखता रहेगा। मोहन को हाथ कांप गए। कागज पर उसके आंसू गिरने लगे। वो चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। बच्चों की आंखें भी भर आईं। काका की सांसें भारी हो गईं। और कालू, वो चुपचाप मोहन के पैरों के पास लेट गया, जैसे कह रहा हो, अब तू आ गया, मेरी रखवाली का काम पूरा हुआ। मोहन ने देर तक चुपचाप घर में घूमकर हर दीवार को छुआ, हर कोने में झुका, जैसे पिता के स्पर्श को ढूंढ रहा हो। बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। चुटकी ने धीरे से कहा, अब क्या होगा काका? काका ने गहरी सांस ली। अब कहानी मोड़ लेगी बेटा। अब मोहन सिर्फ बेटा नहीं रहा, एक जिम्मेदारी लेकर आया है, और वो जिम्मेदारी इस गांव को भी बदल देगी। और कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता अपने असली रूप में दिखाई देने वाला था। मोहन थोड़ी देर तक उसी टूटे घर में खड़ा रहा, चिट्ठी हाथ में, आंखें लाल, और उसके पैरों के पास कालू चुपचाप लेटा हुआ, जैसे दोनों सालों की दूरी का हिसाब एक ही पल में चुका रहे हों। बाहर खड़े चारों बच्चे भी अब पहले जैसे शरारती नहीं रहे। उनके चेहरों पर समझदारी और एक भारी खामोशी थी, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने अपने घर का दर्द कहीं न कहीं खुद झेला हो। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई, रामनाथ का बेटा लौट आया है। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान, और कुछ अपने अपने अंदाज में बातें बना रहे थे। देखा, बेटा शहर गया तो भूल ही गया बाप को। अरे लौट आया तो ठीक ही है, वरना एक घर ऐसे ही टूटता रहता। किस्मत वाला है कि कुत्ते ने घर बचा कर रखा। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसकी दुनिया अभी उसी छोटे से कमरे में घूम रही थी जहां उसके बाप ने आखिरी सांसें ली थीं। वो धीरे धीरे बाहर आया। काका ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, ये गांव तुझे पहचान लेगा, पर पहले तू खुद को पहचान ले कि तू कौन है। मोहन ने टूटे स्वर में कहा, काका, मैं तो किसी लायक ही नहीं रहा। जिस बाप ने सारी उम्र मेरा इंतजार किया, मैं उसी के मरने के बाद लौटा हूं। काका शांत स्वर में बोले, गलत मत बोल बेटा, जो लौट आता है, जो कभी देर से नहीं आता। इन बातों में भले ही सादगी थी, पर मोहन के टूटे हुए दिल को धीरे धीरे जोड़ रही थी। कालू फिर मोहन के पैरों से लिपट गया, और इस बार मोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वो अपना खोया हुआ हिस्सा वापस पा चुका था। कुछ देर बाद बच्चे धीरे धीरे पास आए। छोटा गोपी हिचकते हुए बोला, मोहन भैया, आपका घर बहुत पुराना है, क्या आप इसे ठीक करेंगे? मोहन ने चौखट की तरफ देखा। टूटी दीवारें, टेढ़ी छत, चूल्हे की बुझी राख, पर हर कोने में बाप की यादें थी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस पास की जमीन पर बैठ गया और मिट्टी उठाकर हाथ में मलने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाप किया करता था। फिर धीमे से बोला, घर ठीक होगा, लेकिन दरवाजा नहीं लगेगा। बच्चों की आंखें चमक उठी। मोहन ने आगे कहा, यह दरवाजा नहीं, मेरे लिए उम्मीद है, और किसी और के लिए भी, जो कभी भूखा, ठंड से कांपता हुआ या अकेला होकर यहां आए। काका ने संतुष्टि से मुस्कुराया, रामनाथ की बात समझी तूने। पर जैसे जैसे लोग इकट्ठे होने लगे, परिस्थितियों ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। गांव का सरपंच भी वहां आ पहुंचा। सर्दी की वजह से उसकी मूंछों पर बर्फ की हल्की परत बैठ गई थी। उसने आते ही कहा, अरे मोहन, तू लौट आया, हम तो समझे थे तू। खैर छोड़। फिर उसने पूरा घर देखा और बोला, ये घर खंडहर हो चुका है, हम गांव की जमीन में इसे शामिल करने वाले थे। अब तू आया है तो क्या करने का इरादा है? मोहन ने गहरी सांस ली। मैं इसे रहने लायक बनाना चाहता हूं। सरपंच ने हंसते हुए कहा, रहने लायक? अरे ये घर तो गिरने को है, तू चाहे तो इसे ढा दे और नया बना ले। मोहन उदास हो गया। उसने चौखट की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, यह घर नहीं रहेगा। सरपंच भौंगे चढ़ाते हुए बोला, क्यों, शगुन है क्या इस टूटी चौखट में? मोहन ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मेरे बाप की आखिरी निशानी है इसमें। सरपंच ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसा चाहे कर ले, पर मेरी बात मान, ये घर रहने लायक नहीं, पछताएगा। इतना कहकर वो चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद पूरे वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। बच्चों ने मोहन को देखा। भैया,
क्या सच में घर रहने लायक नहीं? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घर दीवारों से नहीं बनता बच्चों, घर उन लोगों से बनता है जो उसके अंदर यादें छोड़ जाते हैं। काका सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, और अगर दिल में मजबूत दीवारें हों तो मिट्टी की दीवारें खुद मजबूत हो जाती हैं। इतने में अचानक कालू ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो घर के पीछे की तरफ भागा। बच्चे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। मोहन और काका भी पीछे पीछे गए। घर के पीछे की जमीन पर कुछ ताजे पैरों के निशान थे, छोटे नहीं, किसी बड़े आदमी के पैरों के। छुटकी ने डरते हुए कहा, ये तो रात में किसी ने यहां आकर चक्कर लगाए हैं। गोपी बोला, काका क्या वो मोहन भैया को ढूंढने आया था या घर के अंदर कुछ खोज रहा था? काका ने जमीन पर झुककर निशान देखे, फिर उठकर बोले, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है बेटा। मोहन अकेला नहीं लौटा, उसके साथ कोई और भी आया है जो इस घर में कुछ ढूंढ रहा है। बच्चों के दिल धड़का उठे। मोहन के चेहरे पर डर और शक दोनों तैर गए। कालू चौखट के सामने खड़ा होकर गुर्रा रहा था, जैसे कह रहा हो, जो भी है वो वापस आएगा। और इसी के साथ कहानियां सर्दी से आगे बढ़कर रहस्य में उतर चुकी थी। ये घर के पीछे मिले वो पैरों के निशान सारे बच्चों की नींद तोड़ चुके थे। मोहन भी उस रात ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसे लगता कोई दीवार के बाहर चल रहा है, कोई चौखट पर हल्की आहट डाल रहा है, कोई उसके बाप के घर को दूर से देख रहा है। कालू भी बेचैन था। वो कभी घर की परछाई में घूमता, कभी हवा को सूंघकर गुर्राता, तो कभी चौखट के आगे सीने पर भार डालकर बैठ जाता, जैसे किसी अदृश्य खतरे की पहरेदारी कर रहा हो। सुबह होते ही बच्चे दौड़ते हुए मोहन के पास पहुंचे। भैया, आज फिर चलकर देखेंगे, कहीं और निशान मिले हों तो। मोहन खुद चाहता था कि ये रहस्य जल्द खुल जाए। वो बच्चों के साथ घर के पीछे की तरफ गया। रात की ठंडी हवा ने नई मिट्टी में और भी निशान छोड़ दिए थे, कुछ साफ, कुछ धुंधले, पर एक बात तय थी, कोई ना कोई पिछले 2-3 दिन से घर के आसपास चक्कर लगा रहा था। छुटकी ने डरते हुए कहा, काका ने कहा था कोई मोहन भैया के साथ आया है, क्या वो सच है? मोहन शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला, मैं अकेला आया था, बैलगाड़ी पर। लेकिन उसके मन में भी एक टीस उठ रही थी, कहीं काका सच तो नहीं कह रहे? कहीं सच में कोई उसके लौटने की खबर उससे पहले ही गांव में पहुंचा चुका हो? इसी बीच मोहन काका भी वहां पहुंच गए। उनकी आंखें हमेशा की तरह गहरी थीं, जैसे वो मिट्टी को पढ़ सकते हो। उन्होंने निशानों को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद बोले, ये पैरों के निशान किसी अनजान के हैं, गांव का कोई नहीं हो सकता। मंजीत बोला, काका क्या वो चोर होगा? काका ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, चोर कभी घर के चारों ओर इतनी इज्जत से चक्कर नहीं लगाता। इज्जत से? बच्चे एक साथ बोल पड़े। काका धीरे से बोले, हाँ, जिस तरह ये निशान चौखट के पास रुक जाते हैं और अंदर नहीं जाते, ये बताता है कि ये कोई ऐसा है जो घर की इज्जत करता है पर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। छुटकी के दिल में झंझनाहट हुई। काका, कहीं ये मोहन भैया के भाई जैसा कोई या कोई रिश्तेदार तो नहीं? काका चुप रहे। मोहन का चेहरा भी बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाप के जाने के बाद कोई और इस घर को देखने आएगा, वो भी चुपचाप। तभी अचानक कालू जोर से भौंका। सब चौंककर पीछे मुड़े। वो घर के पीछे वाले रास्ते की तरफ भागा। ऐसा लगा जैसे उसने किसी को सूंघ लिया हो। मोहन और बच्चे भी उसके पीछे दौड़े। पीछे खेतों की तरफ एक परछाई तेज कदमों से भागती दिखी। धुंध में उसका आकार साफ नहीं दिख रहा था। बच्चे डरकर रुक गए, लेकिन मोहन भाग पड़ा। अरे रुक जा, वो चिल्लाया। परछाई और तेज हो गई। मोहन खेतों तक दौड़ता गया, मगर जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, परछाई गायब थी, जैसे मिट्टी में समा गई हो। काका धीरे धीरे पास आए और बोले, मोहन, जिसको तुम ढूंढने दौड़ रहे हो, शायद वो खुद नहीं चाहता कि तुम उसे देखो। मोहन हाफते हुए बोला, कौन हो सकता है काका? मेरे साथ शहर से कोई नहीं आया, किसी को पता भी नहीं था कि मैं गांव लौट रहा हूं। काका ने दूर खेतों की ओर देखा। बेटा, कुछ लोग अपने अतीत से बचते बचते भविष्य में भी छुपते रहते हैं। बच्चे अभी भी डर और क्यूरियोसिटी में थे। छोटा गोपी बोला, काका, क्या वो आदमी इस घर में कुछ ढूंढ रहा है? काका एकदम शांत स्वर में बोले, हाँ, और वो चीज शायद इस घर में नहीं, इस घर की कहानी में छुपी है। सबकी सांसें थम गई। मोहन डरते हुए बोला, काका, मेरा बाप किसी से दुश्मनी नहीं रखता था, फिर कौन हो सकता है? काका ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। रामनाथ सीधा साधा था, पर सीधी चाल चलने वाले भी कभी कभी गहरी सच्चाइयों से टकरा जाते हैं। मोहन कांप गया। क्या मतलब? काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू समझेगा, लेकिन एक बात याद रख, तेरा लौटना यूं ही नहीं हुआ है, किसी और का लौटना भी तय है। बच्चे सहम गए।
उसी समय कालू दोबारा भौंकने लगा, इस बार और तेज। वो घर के पीछे की दीवार के पास खड़ा एक जगह लगातार सूंघ रहा था, जैसे वहां कोई चीज दबी हो या कोई अक्सर वहीं खड़ा होकर घर को देखता हो। मोहन उस जगह गया। दीवार की मिट्टी ढीली थी, उसमें किसी के हाथ की खुरदरी उंगलियों के निशान थे। चुपकी फुसफुसाई, ये आदमी रात में यहां खड़ा होकर घर के अंदर झांकता होगा। गोपी बोला, पर अंदर क्यों नहीं आता? काका धीरे धीरे बोले, क्योंकि अंदर आने के लिए हिम्मत नहीं, दिल चाहिए, और उसका दिल अभी तय नहीं कर पाया कि उसे इस घर से क्या चाहिए। मोहन के मन में एक अनजाना डर घिर आया। काका, क्या यह बात मेरे बाप से जुड़ी है या मुझसे? काका ने सादगी से कहा, दोनों से बेटा, दोनों से। इतना कहते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और चौखट की पुरानी लकड़ी हल्की सी चरमराई, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो, समय आ रहा है, सावधान रहो। बच्चे डर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर मोहन के पीछे खड़े हो गए। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सर्दी की चुभन सिर्फ हवाओं में नहीं, रिश्तों और रहस्यों की तहों में भी उतरने वाली थी। उस रात गांव पर ठंड ऐसे उतरी थी जैसे किसी ने आसमान से बर्फ की चादर खींचकर डाल दी हो। हवा की सिट्टी जैसे घरों की दीवारें चीर रही थी, पर उस टूटी चौखट वाले घर में एक ऐसी खामोशी थी जो बाहर की ठंड से भी ज्यादा चुभ रही थी। मोहन चौखट पर बैठा था, चिट्ठी उसके पास रखी थी, और कालू उसकी टांग पर सिर रखे लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो हर हलचल पर नजर रख रहा हो। बच्चे अपने अपने घरों में थे, लेकिन नींद उनमें से किसी को नहीं आई। सभी के मन में एक ही सवाल, वो कौन आदमी था जो घर के पीछे छिपकर घूम रहा था? मगर सबसे ज्यादा बेचैनी मोहन के अंदर थी। वो बार बार अपने बाप की चिट्ठी पढ़ता, फिर खुद से पूछता, क्या मैं सच में इतने साल देर कर चुका हूं? क्या मैं अपने बाप का बेटा कहलाने के लायक भी हूं? काका धीरे धीरे आए और उसके पास बैठ गए। सर्द हवा में उनकी सांसें सफेद धुआं बन रही थी। सोया नहीं तू? मोहन ने धीमी आवाज में कहा। काका, मन कैसे मान ले, जिस बाप को मैं अकेला छोड़कर चला गया, वो अकेला ही मर गया, और मैं इससे ज्यादा और क्या गलती कर सकता था? काका बोले, गलती करना इंसानियत है बेटा, और गलती सुधारना उससे भी बड़ी इंसानियत है। तू लौट आया, यही काफी है। मोहन सवालों में खो गया। पर काका, वो कौन है जो इस घर के पीछे घूमता है? कहीं वो मेरे बाप का कोई दुश्मन तो नहीं? काका ने गहरी सांस ली। दुश्मन? रामनाथ जैसा आदमी किसी का दुश्मन बने? ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहन ने फिर पूछा, तो फिर कौन? काका की आंखों में कुछ अनकहा तैर गया। मैं बस इतना जानता हूं बेटा, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तुझसे कुछ छुपा रहा है, और शायद तू भी उससे कुछ छुपा रहा है। मोहन चौंक गया। मैं क्या छुपा सकता हूं? काका बस मुस्कुराकर उठ खड़े हुए। जिस बात का जवाब तू खुद नहीं जानता, वही जवाब इस कहानी को आगे ले जाएगा। ठंडी हवा ने उनकी बातों को और भी भारी बना दिया। अचानक कालू उठकर भौंकने लगा। इस बार वो घर के अंदर नहीं, बल्कि बाएं की तरफ देख रहा था, जहां अंधेरा सबसे गहरा था। मोहन और काका दोनों उस दिशा में देखने लगे। कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी अंधेरे में किसी के पैरों की हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई सुनियोजित तरीके से चल रहा हो। मोहन ने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर पैरों की आवाज रुक गई। एकदम खामोशी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। काका ने धीरे से कहा, मोहन, पीछे मत जाना। ये आदमी अपने डर में जी रहा है, और डर में छिपे लोग या तो सच ढूंढते हैं या सच से भागते हैं। अचानक एक आवाज आई। टिन के पुराने ड्रम को किसी ने हल्का सा ठोकर मारा। मोहन आगे बढ़ा, पर काका ने उसे पकड़ लिया। अकेला मत जा। वो दोनों पास पहुंचे तो पाया कि वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी पर पैरों के ताजे निशान, जो गांव से बाहर की तरफ जा रहे थे। मोहन ने झुककर मिट्टी को छुआ। काका, ये वही पैरों के निशान हैं। काका सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, और ये आदमी यहां सिर्फ देखने नहीं आता बेटा, ये कुछ सुनकर जाता है। मोहन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या वो बाप की चिट्ठी की वजह से आया था? काका शांत स्वर में बोले, बिल्कुल, किसी ने उसे यह खबर जरूर दी होगी कि तू लौट आया है। मोहन घबरा गया। काका, क्या वो मेरे लिए खतरा है? काका बोले, खतरे दो तरह के होते हैं, एक जो जान लेते हैं और दूसरे जो राज लेते हैं। मोहन धीरे धीरे बैठ गया, सिर थाम कर। काका, मुझे लग रहा है कि यह मामला सिर्फ मेरे लौटने से नहीं जुड़ा है, कुछ और है, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पता। काका बोले, तुझे बहुत कुछ नहीं पता बेटा। तेरे बाप ने सिर्फ तेरी चिट्ठी नहीं छोड़ी, कुछ और भी छोड़ा है जो इस आदमी को चाहिए। मोहन चौंका। क्या छोड़ा है? काका ने अपने कंपाते हाथ मोहन के कंधे पर रखे। वसीयत। मोहन हिल गया। मेरी बाप की वसीयत? पर वो कहाँ है? काका बोले, बस वही जहां ये आदमी सबसे ज्यादा खोज रहा है, इस घर के अंदर। ठंडी हवा का झोंका आया और चौखट फिर चरमराई, जैसे पुराने लकड़ी के तख्त खुद बोल उठे हों। समझ ले, समय आ चुका है।
बच्चे भी वहीं पहुंच गए, डरे हुए, लेकिन कहानी के अगले मोड़ को सुनने की लालसा में कांपते हुए। गोपी बोला, भैया क्या वसीयत में कुछ बड़ा लिखा है? काका ने कहा, इतना बड़ा कि एक आदमी रातों की नींद खोकर इस घर के पीछे घूम रहा है। मोहन ने गहरी सांस ली। मुझे सच जानना ही होगा काका, किसी भी कीमत पर। काका ने धीरे से कहा, तो तैयार हो जा बेटा, अगले दिन से तेरी नहीं तेरे बाप की जिंदगी खुलने वाली है। और इस तरह कहानी अब उस मोड़ पर आ गई जहां सच सिर्फ कहानी नहीं, खतरा भी बनने वाला था। उस रात मोहन ने पहली बार उस घर की दीवारों को इतने ध्यान से देखा था। पुरानी ईंटों के बीच की दरारें, टूटी खिड़की के कोने में जमा धूल और चौखट के नीचे सूखी मिट्टी, सब जैसे किसी पुरानी कहानी के पन्ने थे जो अब तक खुलना नहीं चाहते थे। कालू उसके पैरों से चिपका बैठा था। कभी उसकी पूंछ हिलती, कभी हवा को सूंघ कर गुर्राता, जैसे उसे आने वाले तूफान की आहट पहले ही मिल गई हो। मोहन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो हर तरफ नजरें दौड़ाता जा रहा था। कभी आशा कि कुछ मिलेगा, कभी डर कि जो मिलेगा वो संभाला न जाएगा। काका चूल्हे के पास लकड़ी डाल रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि लौ बार बार कांप जाती। मोहन ने धीरे से पूछा, काका मेरे बाप ने कैसी वसीयत छोड़ी होगी? हम तो हमेशा गरीब ही रहे, हमारे पास था ही क्या? काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, संपत्ति का मतलब हमेशा जमीन जायदाद नहीं होता बेटा। कभी कभी इंसान अपना सच छोड़ता है, और सच सबसे महंगी चीज होता है। मोहन थोड़ा और घबरा गया। लेकिन ये सच है क्या? काका ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। अगर मैं बता दूं तो तू खुद से क्या सीखेगा? ये रास्ता तुझे खुद चलना होगा मोहन। मोहन ने होठ भींच लिए, जैसे हर उत्तर के साथ और सवाल जुड़ रहे हों। पूरी रात ठंडी हवा चौखट पर फटकारती रही। कभी कंबल उड़ जाता, कभी कालू सिहर कर उठता और दरवाजे की ओर देखता, पर मोहन को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या छुपा रखा था, और कौन है वो आदमी जो इसे ढूंढ रहा है? सुबह हुई तो धुंध और घनी थी। सूरज का रंग हल्का सा नीला था। ऐसा लगता था जैसे उसकी रोशनी भी ठंड से ठिठुर रही हो। मोहन बाहर निकला, कालू उसके साथ। कुछ दूरी पर मिट्टी में कल रात के पैरों के निशान अब भी साफ थे, पर इस बार निशान वहीं खत्म नहीं हो रहे थे जहां कल दिखे थे। निशान घर के पिछले हिस्से तक जाते थे, जहां एक टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता पड़ा था। मोहन आगे झुका, तख्ता हटाया तो एक छोटा सा खोखला हिस्सा दिखाई दिया, जैसे कोई जानबूझकर उसे छिपाकर गया हो। उसे रोमांच और डर दोनों हुआ। हाथ कांपते हुए उसने मिट्टी हटाई। एक पुरानी लोहे की छोटी पेटी निकली, काले रंग की, जंग लगी हुई, पर उसका ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने पहले ही उसे खोलने की कोशिश की हो, या शायद खोल लिया हो। मोहन ने पेटी खोली। उसका दिल सीने में धड़क नहीं रहा था, उछल रहा था। काका ने फुसफुसाकर कहा, खोल, ये तेरे बाप का आखिरी भरोसा है। मोहन ने सांस लेकर बक्सा खोला, और अगले ही पल उसके होठ फट गए। आंखें पथरा नहीं, जैसे पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए थम गई हो। बक्से के अंदर जो था वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। काका भी सन बह गए। मगर जो सबसे डरावना था वो ये नहीं था कि बक्से में क्या मिला, बल्कि ये था कि ठीक उसी पल घर के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज आई, और वो आदमी अब दरवाजे की टूटी चौखट के सामने खड़ा था। मोहन ने जैसे ही बक्सा खोला था, इसके अंदर से निकला सच उसकी धड़कनें तोड़ने लगा। वो बक्सा किसी सोने चांदी या रुपए पैसों का नहीं था। अंदर तो पुरानी सरकारी फाइलें थी, कुछ नीली मोहरों वाले कागज, और सबसे ऊपर एक धूल भरी तस्वीर। तस्वीर में उसके बाप रामनाथ किसी जमीन के सामने खड़े थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्वीर के दाईं ओर एक और आदमी खड़ा था। वही आदमी जो इस वक्त चौखट के बाहर खड़ा था। मोहन का खून ठंडा पड़ गया। तभी बादर से भारी कदमों की आवाज और सांस सुनाई दी, धीमी मगर गहरी, जैसे कोई फैसला लेकर आया हो। काका फुसफुसाए, मोहन ध्यान से रहियो, यह आदमी ऐसा नहीं कि अकेले आया हो। कालू खड़ा होकर गुर्राने लगा। उसका शरीर भले बूढ़ा था, लेकिन मालिक की रक्षा का भाव अब भी उतना ही तेज था। मोहन ने बक्सा धीरे से बंद किया, तस्वीर अपनी मुट्ठी में दबाई और चौखट की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े आदमी को पहचाना, उसकी आंखें फैल गईं। सुखराम काका, आप यहां? गांव के लोग उन्हें सुखराम पटेल कहते थे। गांव के 3 बड़े जमींदारों में से एक, सख्त, चालाक और लालची, जिससे गांव में आधी जमीन उसके नाम हो, ऐसे आदमी से डरना स्वाभाविक था। सुखराम ने अपनी भारी आवाज में कहा, मोहन, अच्छा हुआ तूने बक्सा खोल लिया, अब झूठ मूठ की बातें खत्म होंगी। मोहन ने सीधा सवाल किया, आप यहां क्या करने आए हैं?
मेरे बाप की वसीयत का आपसे क्या लेना? सुखराम हल्की हंसी हंसा। वसीयत? अरे वो तुम्हें सालों पहले जला चुका। जो तूने अभी हाथ में पकड़ी है वो तो सिर्फ आधा सच है। मोहन के सीने में कुछ टूटने जैसा हुआ। काका ने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख बेटा, बात संभाल कर सुन। यह आदमी झूठ में भी सच ढूंढ लेता है। सुखराम ने कदम आगे बढ़ाया। तेरे बाप ने मेरी जमीन गलत तरीके से हथियाई थी। ये कागज उसी के है। मोहन ने गुस्से में तस्वीर सामने कर दी। तो फिर यहां इस तस्वीर में आप मेरे बाप के साथ कैसे खड़े हैं? सुखराम का चेहरा हल्का सा सफेद पड़ गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बड़े कामों के लिए बड़ी तस्वीरें भी झूठी बनानी पड़ती है। मोहन ने तस्वीर को गौर से देखा। एक पल को उसे लगा कि तस्वीर चिपकी हुई नहीं बल्कि असली ही है। कागज पुराना, स्याही फीकी, लेकिन चेहरों पर वही भाव, दोस्ताना नहीं, राज छिपाने वाले। काका ने धीमी आवाज में कहा, मोहन पूछ इससे, तू झूठ क्यों बोल रहा है? अगर जमीन तेरी होती तो तेरे पास असली कागज होते। सुखराम ने हंसते हुए कहा, असली कागज वो मैंने संभाल कर रखे हैं। जो तेरे पास है वो अधूरी कहानी है। मोहन कांपती आवाज में बोला, तो पूरी कहानी क्या है? बोलो। सुखराम ने मोहन को ऐसे देखा जैसे उसे छोटा बच्चा समझ रहा हो। तेरे बाप ने मेरी जमीन पर बिना बताए चूल्हा बनाया था और मैंने मुकदमा कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो गांव के भले के लिए था। मोहन का गुस्सा उफान पर था। गांव के भले के लिए या अपनी जेब भरने के लिए? सुखराम की आंखें खतरनाक हो गई। तू अब बहुत बोलने लगा है मोहन, ये बक्सा मुझे दे दे। कालू भौंक कर आगे आ गया और दांत दिखाते हुए सुखराम पर गुर्रा उठा। काका चिल्लाए, पीछे हट कालू। लेकिन कुत्ते ने नहीं सुना। उसकी आंखों में था पुराने मालिक का बदला, पुराने घर का पहरा और मोहन के लिए निहायत सच्ची वफादारी। सुखराम एक पल को डर गया, लेकिन अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। कुत्ता हटाना पड़ेगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। काका चिल्लाए, मोहन इस आदमी के इरादे अच्छे नहीं। सुखराम ने जेब से लोहे की लंबी चाबी निकाली। वो चाबी बक्से के ताले जैसी ही थी, बस थोड़ी नहीं। मोहन का दिमाग घूम गया। मतलब आप पहले भी इसे खोल चुके हो? सुखराम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और इस बार मैं इसे वापस लेने आया हूं। मोहन ने बक्सा अपनी छाती से चिपका लिया। आंखें लाल हो गईं। ये मेरे बाप की अमानत है, आप इसे नहीं ले जा सकते। सुखराम ने कदम आगे बढ़ाया। सोच ले लड़के, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो तेरे बाप की तरह तेरा भी कोई पुरसहाल नहीं रहेगा। वो बक्सा छीनने के लिए झपटा। मोहन डर से पीछे हटते हटते ठंडी मिट्टी पर गिर पड़ा। कालू जोर से भौंका और सुखराम की टांग पर झपट पड़ा। सुखराम चीख उठा, ये पागल कुत्ता, हटाओ इसे। मोहन ने पहली बार कुत्ते को इतना उग्र देखा था। पूरी ताकत से आदमी को पीछे धकेल रहा था। काका ने चिल्लाकर कहा, मोहन भाग, बक्सा बचा, सच्चाई बचा। मोहन भागकर घर के पिछवाड़े की ओर गया। बक्से को अपनी बाहों में दबाए हुए पीछे सुखराम घायल पर और क्रोधित होकर कालू को लात मारते हुए उसके पीछे दौड़ा। ठंडी हवा में उनके कदमों की आवाज इतनी डरावनी थी जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो रही हो। और उस भागदौड़ के बीच कालू की कराहती आवाज मोहन के दिल में तीर की तरह घुस गई। पर मोहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं अपने बाप का सच किसी भी हालत में खोने नहीं दूंगा। उसकी सांसें तेज थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में आग थी और आंखों में जिद की चमक। सुखराम बस एक कदम पीछे था और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहन की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। ये मोहन पिछवाड़े की पगडंडी पर दौड़ता जा रहा था। पैरों के नीचे पाली की हुई सख्त मिट्टी थी। ठंडी हवा उसके गाल चीरती हुई गुजर रही थी और हाथों में पकड़ा बक्सा अब उसे किसी बोझ जैसा नहीं बल्कि अपने बाप की धड़कन जैसा लग रहा था। पीछे से सुखराम की भारी आवाज गूंज रही थी, मोहन रुक जा, ये बक्सा मेरा है। मोहन ने पलटकर नहीं देखा। उसके कानों में सिर्फ दो आवाजें थीं, एक कालू की दर्द भरी कराह और दूसरी अपने बाप की आवाज जो जैसे हवा में तैर रही थी, बेपा अपनी जड़ें कभी मत छोड़ना। पगडंडी खेतों की ओर मुड़की थी। दूर दूर तक सरसों के पीले फूल ठंडी हवा में कांप रहे थे। चांद धुंध में आधा दिखता था और पूरा माहौल किसी पुरानी सर्द कहानी जैसा लग रहा था। अब पास आ चुका था। उसकी सांसें भी तेज थीं, पर आंखों में लालच की आग थी। बक्सा दे दे, नहीं तो पछताएगा। मोहन ने बक्सा और कसकर पकड़ लिया। ये मेरे बाप की अमानत है, आपको कभी नहीं मिलेगा। सुखराम आगे झपटा। दोनों मिट्टी में गिर पड़े। बक्सा मोहन के हाथ से छूट गया और पगडंडी से लुढ़ककर खेत की मेर की तरफ चला गया। सुखराम ने मोहन की गर्दन पकड़ ली। सच छुपाने के लिए तेरे बाप ने मेरी तरफ देखा था और आज तू
मोहन ने उसका हाथ झटकाने की कोशिश की पर सुखराम ताकतवर था। इसी बीच अचानक खेत की सूखी मेड़ पर इसी के पैरों की चरमराहट सुनाई दी। मोहन और सुखराम दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। जंगल की तरफ से एक बड़ा सा साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मिट्टी की आवाज, सूखी टहनियों की टूटन और हवा में हल्की गुर्राहट, जैसे किसी जानवर की नहीं, इसी इंसान की भारी सांसें हों। सुखराम ने मोहन का गला छोड़ दिया और पीछे हटकर डर से बोला कि कौन है। साया और करीब आया। अब उसके कदम स्पष्ट सुनाई देने लगे थे। मोहन ने आंखें तेरेरी। पहले तो उसे लगा कोई आदमी है, पर जब चांदनी थोड़ी बढ़ी तो उसने साये के साथ छोटा सा दूसरा साया भी देखा, कालू। वो लंगड़ाता हुआ उस बड़े साये के पीछे पीछे चल रहा था। मोहन का दिल धक से रह गया। काका की आवाज मानो कानों में गूंज गई। उस घर में कोई इंसान नहीं है, पर वफादारी जिंदा है। अब सामने खड़ा बड़ा साया पगडंडी पर आ चुका था। जब चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, मोहन की सांसें रुक गईं। वो कोई इंसान नहीं था, वो गांव का बूढ़ा सांड भोलाराम था, जो रामनाथ के मरने के बाद किसी से मतलब नहीं रखता था। कहा जाता था कि भोलाराम सिर्फ उसी की सुनेगा जिसके मन में छल न हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज ठंडी रात में गूंज रही थी, भारी, डराने वाली, लेकिन मोहन को अजीब सी शांति दे रही थी। सुखराम डर से कांप गया। हाँ, हट जा रास्ते से। भोलाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें दोनों इंसानों को ऐसे देख रही थीं जैसे सच और झूठ को तौल रही हो। कालू उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी पूंछ नीचे थी पर आंखों में आग। सुखराम ने मौका देखकर बक्से की तरफ भागना चाहा, लेकिन भोलाराम ने जोर से सांस छोड़ते हुए अपना बड़ा सा सिर उसके सामने कर दिया। सुखराम पीछे गिर पड़ा। मोहन ने भर्राई आवाज में कहा, यह बक्सा मेरे बाप का है, किसी और का नहीं। सुखराम ने कांपते हुए हाथ उठाए। देख मोहन, समझदारी से काम ले, ये सब फाइलें मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने मेरे बाप की जिंदगी क्यों बर्बाद की? सुखराम चुप। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक भोलाराम जोर से फौंकारा। ऐसा लगा मानो उसने फैसला सुना दिया हो। सुखराम डर कर पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। मोहन धीरे धीरे खेत की मेड़ की तरफ चला जहां बक्सा गिरा था। कालू उसके साथ चल रहा था और भोलाराम पीछे से पहरा दे रहा था, जैसे कह रहा हो अब ये सच कोई नहीं छीन सकता। मोहन ने बक्सा उठाया। उसकी उंगलियां मिट्टी में सनी थीं, लेकिन चेहरा पहली बार मजबूत लग रहा था। सुखराम चीखता रहा, ये कागज दुनिया उलट देंगे, तू नहीं समझ रहा, ये तेरी मौत है। मोहन ने बिना पीछे देखे कहा, अगर सच मेरी मौत है तो झूठ जिंदा रहकर किस काम का? इतना बोलकर वो धीमे धीमे चौखट की ओर वापस चल दिया। भोलाराम ने आखिरी बार सुखराम को घूरा और फिर जंगल की तरफ लौट गया। ठंडी हवा में उसके कदमों की आवाज बहुत देर तक सुनाई देती रही, जैसे कोई पहरेदार अपना कर्तव्य पूरा करके वापस जा रहा हो। और सुखराम, वो वहीं खड़ा था, डर, पछतावा और हार के बीच। मोहन ने पहली बार महसूस किया, आज मेरे बाप की वसीयत नहीं, उनकी आत्मा ने मुझे बचाया है। कालू उसकी टांग से सटकर चल रहा था और चौखट के पास पहुंचते पहुंचते सुबह की पहली रोशनी धुंध को धीरे धीरे काटने लगी थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सच अब खुलने वाला था, जो न केवल मोहन की बल्कि पूरे गांव की आंखें खोल देगा। मोहन चौखट पर वापस पहुंचा तो उसके पैरों में मिट्टी, कपड़ों में ठंडक और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर, थकान और हिम्मत, तीनों का मिला जुला रूप। आका पास ही खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और राहत भी। आ गया बेटा? काका ने थरथराती आवाज में पूछा। मोहन ने सिर हिलाया, बक्सा अपनी बाहों में दबाए हुए, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। कालू धीरे धीरे चौखट पर लेट गया। उसका बदन कांप रहा था, शायद चोट लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही भरोसा था जो उसने सालों पहले रामनाथ में देखा था। मोहन उसके पास बैठ गया। एक हाथ से बक्सा पकड़ा, दूसरे से उसके सर को सहलाया। तू बहादुर है कालू, आज न होता तू तो मैं ये सब नहीं बचा पाता। काका वही जमीन पर बैठ गए। अब उनकी आंखों में पहली बार डर की जगह जिज्ञासा थी। बेटा, अब खोल इसे, ये तेरे बाप की आखिरी निशानी है। जो लिखी है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बक्सा खोला। अंदर वही कागज, वही पुरानी तस्वीरें और एक और फाइल थी जो मोहन ने पहले नहीं देखी थी। वो सबसे नीचे दबी थी और उस पर लिखा था, गोपनीय, सिर्फ मेरे बेटे के लिए। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही फाइल थी जिसे सुखराम चाहता था किसी भी कीमत पर हाथ लग जाए।
उसने धीरे से फाइल खोली। अंदर कई कागज थे, सरकारी जमीन के नक्शे, उच्च गवाहियों के बयान और सबसे ऊपर एक बड़ा सा दस्तावेज। उस पर लिखा था चुनाव रिश्वत कांड, मुख्य गवाह रामनाथ। मोहन के होंठ कांप गए। काका ने आतंकित आवाज में कहा, हे भगवान, तो बात यह थी। कागज पढ़ते हुए मोहन के हाथ कांपने लगे। उस दस्तावेज में लिखा था, गांव की आधी जमीन झूठे कागज बनवाकर सुखराम और उसके लोगों ने हथिया ली। मैंने इसकी शिकायत की और इसके सबूत मेरे पास है। दूसरे पन्ने पर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सबूत मेरे बेटे तक जरूर पहुंचे, क्योंकि उसके सिवा गांव में कोई सच नहीं कहेगा। ये पढ़ते ही मोहन की आंखें भर आईं। मेरे बाप सिर्फ मेरे बाप नहीं थे, वो पूरे गांव की लड़ाई लड़ रहे थे। काका ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा। और सुखराम को डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसने तेरे बाप को एक हादसे में खत्म करवा दिया। मोहन के आंसू बहने लगे। सर्दियों की हवा ने उन्हें और भी ठंडा कर दिया, पर अंदर गुस्सा धीरे धीरे आग बन रहा था। उसी समय चौखट के बाहर कदमों की हल्की आवाज आई। मोहन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। काका भी खड़े हो गए। कालू ने कराहते हुए अपना सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। किसी की परछाई धुंध में हिल रही थी, धीरे धीरे करीब आती हुई। मोहन ने बक्सा अपनी छाती से लगा लिया। धुंध हटने पर एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उम्र 75 से ऊपर, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी चमक। माई, काका ने हैरानी से कहा, आप इतनी ठंड में यहां? वो औरत मोहन को ऊपर से नीचे तक देखती रही, फिर बोली, तेरे बाप ने मुझ पर भी भरोसा किया था मोहन। वो सबूत मुझे भी मिले थे, पर मैं बूढ़ी थी, लड़ नहीं पाई। तेरे बाप ने कहा था एक दिन मेरा बेटा मेरे लिए लड़ेगा। मोहन की आंखें भर आई। आप मेरे बाप को जानती थी? वो औरत सिर हिलाकर धीरे से बोली, बेटा, तेरा बाप सिर्फ एक किसान नहीं था, वो गांव की जान था। उसका सच उसकी मौत से भी बड़ा था। और अब सुखराम हद पार कर चुका है। अगर तूने अब आवाज नहीं उठाई तो ये गांव कभी नहीं बचेगा। मोहन ने कागज बंद किए और गहरी सांस ली। माई, मैं अब डरूंगा नहीं। मेरे बाप का सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगा, काका ने कहा। लेकिन बेटा, सुखराम अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत ताकत है। मोहन ने पहली बार एकदम दृढ़ आवाज में कहा, मेरे पास भी ताकत है, मेरे बाप की सच्चाई। और कालू धीरे से भौंका। उसकी आंखों में फिर वही पुराना जज्बा आ गया, मानो वो कह रहा हो, जो भी हो मैं तेरे साथ हूं। मोहन चौखट से बाहर निकला। धुंध में उसके कदमों की तेज आवाज सुनाई देने लगी, सीधी पंचायत की तरफ। काका और बूढ़ी औरत चौखट पर खड़े रहे और बूढ़ी औरत ने हवा में जैसे अपने आप कहा, रामनाथ, तेरा बेटा आ गया है। ठंडी सुबह अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। मोहन के भीतर एक नई आग जल चुकी थी। गांव का सच अब छिप नहीं सकता था। सर्द सुबह की धुंध अभी भी गांव पर चादर बनकर पड़ी थी, लेकिन मोहन के कदमों में अब कोई काप नहीं था। वो पंचायत चौपाल की तरफ बढ़ रहा था, बक्सा सीने से लगाया हुआ, चेहरा ठंड से नहीं, अंदर उठ रही आग से लाल। चौपाल के बाहर पहले से भीड़ जमा थी। सब फुसफुसा रहे थे, सुना है मोहन को कुछ मिला है। सुखराम रात भर उसके पीछे था, कहीं झगड़ा ना हो जाए। जैसे ही मोहन चौपाल पहुंचा, गांव के बुजुर्ग खड़े हो गए। सुखराम पहले से वहां मौजूद था, चेहरा तनाव से तना हुआ, लेकिन होठों पर जबरन मुस्कान, जैसे हर सच्चाई को अपनी ताकत से दबा सकता हो। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे मोहन, तू भी आ गया? क्या हुआ? बड़ा बहादुर बन के निकला था रात में। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे पंचायत के बीच पुरानी लकड़ी की चौकी पर जा खड़ा हुआ, बक्सा चौकी पर रखा और धीरे से कहा, आज मैं अपने बाप का सच बताने आया हूं। भीड़ चुप, इतना चुप कि ठंडी हवा की सीटी भी साफ सुनाई दे रही थी। सुखराम आगे बढ़ा, पंचो, इस लड़के की बातों में मत आना। इसके बाप ने झूठे कागज बनवाए थे, गांव की जमीन हड़पी थी। मोहन ने बक्सा खोला, कागज बाहर निकाले, तस्वीर सबके सामने कर दी। ये मेरे बाप की नहीं, तुम्हारी करतूत की तस्वीर है सुखराम। सुखराम का चेहरा पीला पड़ गया। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, अरे ये तो सच में सुखराम है, वो भी रामनाथ के साथ। मोहन ने दस्तावेज उठाया, ये सरकारी कागज है, इनमें लिखा है कि गांव की आधी जमीन गलत तरीके से सुखराम के नाम हुई। मेरे बाप ने शिकायत की थी और वो इस मामले का मुख्य गवाह था। पंचों के चेहरे सख्त हो गए। मोहन ने आवाज ऊंची की, जिस रात मेरे बाप की मौत हुई वो हादसा नहीं था, उसे चुप करवाया गया। भीड़ में सन्नाटा, जैसे सबकी सांस किसी ने रोक दी हो। सुखराम चीखा, झूठ, पूरी तरह झूठ, ये लड़का मुझे फंसा रहा है। मोहन ने धीरे से कहा, अगर झूठ है तो भाग क्यों रहे हो? ये सुनते ही सुखराम के चेहरे से नकाब उतर गया। वो पीछे हटने लगा।
भीड़ रास्ता रोकती जा रही थी। मोहन ने अंतिम दस्तावेज हाथ में लिया। ये वही था जिसे देखे बिना सुखराम रात भर सो नहीं पाया था। सरकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा था अगर गवाह रामनाथ जिंदा रहता तो सुखराम पर जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और कागज फर्जीवाड़े के आरोप तय थे। माहौल पलट गया। अब भीड़ उत्तेजित नहीं बल्कि गुस्से से भरी थी। एक बूढ़ा बोला, हमसे झूठ बोलकर हमारी जमीन खाई। दूसरा चिल्लाया, हमारे बच्चों का हक मार लिया। तीसरा बोला, रामनाथ को हमने गलत समझा। सुखराम को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। उसने भागने की कोशिश की, पर उसी वक्त कालू लंगड़ाता हुआ भीड़ के बीच आया और चौखट की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। भौंक नहीं रहा था, बस सीधा देख रहा था, एक ऐसी नजर से जो किसी भी झूठे आदमी को अंदर तक काट दे। सुखराम रुक गया। उसकी आंखों में डर था। पंचों ने फैसला सुनाया, सुखराम, अब तू गांव का मालिक नहीं, कसूरवार है। तुझ पर फौरी कार्रवाई होगी और जमीन वापस गांव को मिलेगी। भीड़ में हलचल फैल गई। राहत, सच्चाई और पछतावा सब एक साथ घुल गए। मोहन वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू पर हाथों में सच्चाई की जीत। काका उसके पास आए। बेटा, तेरे बाप की आत्मा आज सच में मुक्त हुई। मोहन बोला, काका, मेरे बाप ने जो सच बचाया मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उसी वक्त कालू मोहन से सटकर बैठ गया। ठंडी हवा में उसकी गर्म सांस मोहन के हाथ पर गिर रही थी, जैसे कह रहा हो, अब तेरे साथ हूं हमेशा। आसमान में धुंध थोड़ी हट गई थी। सूरज की पहली किरण चौखट पर पड़ी और वो घर जिसके पास दरवाजा नहीं था आज सबसे सुरक्षित लग रहा था। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बापू, आज आपका सच सारे गांव के दरवाजे खोल आया। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए।